जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस एसआई एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। साइंस का पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है वेव्स। वेव्स में आपके सिलेबस में मेंशन है ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड एज अ वेव। तो ये सब चीजें हमें आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं वेव बेसिकली होती क्या है। देखो, वेव एक तरह की डिस्टर्बेंस को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्टर्बेंस। ठीक है। अब देखो, अगर आप सिंपल एक लैंग्वेज में बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एक जाओ, एक पॉन्ड है कोई, ठीक है, या रिवर वगैरह कुछ भी, आप पॉन्ड में चले जाओ। अब वहां पर एक पत्थर उठा के फेंको, ठीक है, ये पॉन्ड है। आप पॉन्ड में आपने क्या किया, पॉन्ड था ये, इस पॉन्ड में पानी है ना, तो यहां पर आपने क्या किया, बाहर से उठाया पत्थर और फेंका इस पॉन्ड में। कभी ना कभी तो फेंका ही होगा। आपने देखा होगा यहाँ पर ना ऐसे रिपल्स बनते हैं, ठीक है, ये इस तरह से रिपल्स बनते जाते हैं, रिपल्स बनते जाते हैं, और वो लास्ट पे जाकर, कई बार तो लास्ट तक पहुंचता है, कई बार नहीं भी पहुंचता है, तो लास्ट में जाकर टच करते हैं वो रिपल्स। बेसिकली दीज आर द वेव्स। इनको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज है, इन्हीं को बोलेंगे वेव्स। वेव्स क्या होती है? डिस्टर्बेंस। देखो, आपने ये पत्थर यहां पर फेंका था सेंटर में, बट इसके साथ वाला पार्टिकल ने यहां पर वाइब्रेट किया, ध्यान से सुनो, उसके साथ वाले ने यहां पर वाइब्रेट किया, उसके साथ वाले ने यहां पर वाइब्रेट किया, और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते गए। इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करी, फिर इसने वाइब्रेट किया, फिर इसको ट्रांसफर करी, इसने वाइब्रेट किया, फिर इसको ट्रांसफर करी, इसने वाइब्रेट किया, और फिर लास्ट इस पार्टिकल ने वाइब्रेट किया। देखो, आप ध्यान से इस चीज को समझो। क्या ये जो पार्टिकल यहां पर था, क्या ये पार्टिकल यहां एंड तक गया? नहीं। जब वेव होती है ना, तो पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। सिर्फ डिस्टर्बेंस मूव करती है। क्या मूव करती है? एनर्जी मूव करती है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो वेव में क्या होता है, जब भी कहीं वेव की बात हो तो आपने याद रखना है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल मूव नहीं करते। पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पे मोशन करते हैं। ये नहीं होगा कि ये वाला पार्टिकल यहां से उठ के एंड पे चला जाएगा, ऐसा नहीं। आपको तो दिखेगा, आपको लगेगा कि ऐसे रिपल्स बाहर जा रहे हैं, बट वो बेसिकली एनर्जी जा रही होती है। एक पार्टिकल से एनर्जी दूसरे पार्टिकल में जा रही होती है। तो वेव जो है उस केस में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते। पार्टिकल अपनी ही जगह पे मोशन करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। तो वेव एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की डिस्टर्बेंस है। आई होप आपको वेव समझ आ गई होगी, ठीक है। अब दो तरह की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, जो आपने पढ़नी है यहां पर। ये क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ्स ऑफ अ वेव। एक वेव है, वेव किसी को दिखती नहीं है, ठीक है, वेव दिखती नहीं है, बट अगर हम वेव को ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरह से ग्राफ बना सकता हूं ना मैं वेव। तो ये साइन वेव, इस तरह से हम वेव का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, इस तरह से वेव का ग्राफ होता है। ये जो होता है ना, ध्यान से देखो इन चीजों का, ये बेसिकली ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव अभी बताऊंगा। ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। अब ये जो अपर पोर्शन होता है ना, इसका अपर पोर्शन, मैक्सिमम वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? इस अपर पोर्शन को क्रस्ट। और ये नीचे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं इसको? ट्रफ, ठीक है। क्रस्ट और ट्रफ। इसी तरह ये क्या होगा? क्रस्ट, और ये क्या होगा? ट्रफ होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट। देखो, एक ये क्रस्ट और एक ये क्रस्ट, इसके बीच के जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और टू कंजेक्टिव ट्रफ के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ये सेम होता है। जितना दो कंजेक्टिव क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस होता है, उतना ही दो कंजेक्टिव ट्रफ के बीच में होता है। तो वो पूछा कि इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है, एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी। तो क्या बोला जाता है? दो कंजेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच में डिस्टेंस को वेवलेंथ बोला जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो वेवलेंथ क्या होता है? दो कंजेक्टिव, साथ वाली क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस ले लो, उसको वेवलेंथ बोला जाएगा, या दो कंजेक्टिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस बोल दो, उसको क्या बोला जाएगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ को किसके साथ डिनोट करते हैं? लैम्डा के साथ। ऐसे लिखते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं क्या? लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। तो वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ बेसिकली ये बताता है किसी वेव की लेंथ कितनी है। किसी वेव की लेंथ कैसे पता करते हैं? उसके क्रस्ट और उसके ट्रफ के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं, तो दैट इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। ये आ गया ट्रांसवर्स वेव। अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जैसे ट्रांसवर्स वेव क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में चलती है ना, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में चलती है। किसकी फॉर्म में चलती है? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में। उस केस में हम क्या बोलेंगे? उस केस में हम बोलेंगे कि दो कंजेक्टिव कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। और दो कंजेक्टिव रेयर फ्रैक्शन के बीच में डिस्टेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? वेवलेंथ, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स में क्या क्या बोलते हैं वेवलेंथ को, ये चीजें हमने क्लियर कर ली। क्या होता है ट्रांसवर्स, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखेंगे, उस पर भी मैंने क्वेश्चन लाया हुआ है। अब देखो, ये साथ में जो टर्मिनोलॉजीज है इनको भी कवर कर लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, अब वेवलेंथ आपने देख लिया, दो कंजेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच में डिस्टेंस, वेव की लेंथ, दैट इज वेवलेंथ। टाइम पीरियड होता है
कितना टाइम लगता है एक वेवलेंथ को कवर करने में, मतलब एक वेवलेंथ मतलब एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल या टाइम पीरियड, सॉरी नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल, टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कवर वन वेवलेंथ। एक वेवलेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। इसको टी के साथ डिनोट करते हैं, ये आपने याद रखना, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है जैसे ये वेव बनी हुई है ना, ध्यान से देखो ये वेव बनी हुई है, इस वेव में ये जो मैक्सिमम ऊपर जितना जा रहा है ना, इस मैक्सिमम पॉइंट को बोलेंगे एम्पलीट्यूड। नीचे भी जो मैक्सिमम पॉइंट होगा इसका जिधर तक ये जाएगा, दैट इज नोन है एम्पलीट्यूड। आप कितना ऊंचा बोलते हो आपके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैं कितना लाउड बोल रहा हूं, वो मेरे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो एम्पलीट्यूड बताता है कि मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, मतलब क्रस्ट में कितना ऊपर जा रहा है, ट्रफ में कितना नीचे जा रहा है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट चीज है, वेव के साथ एसोसिएटेड एग्जाम में पूछी जाती है। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन है, मतलब एक सेकंड में कितनी बार वो वाइब्रेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये होगी एक वाइब्रेशन, ठीक है, ये कंप्लीट एक वाइब्रेशन, क्रस्ट से क्रस्ट ही ले लो चाहे, तो ये दूसरी वाइब्रेशन, ठीक है, इसी तरह तीसरी वाइब्रेशन। तो एक सेकंड में आप कितनी बार वाइब्रेट करते हो, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितनी बार आप एक सेकंड में वाइब्रेट करते हो या एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होती हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और ये रिलेशन याद रखना, फ्रीक्वेंसी को न्यू के साथ डिनोट करते हैं पहली बात, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के। अगर कोई क्वेश्चन आ गया, आपको टाइम पीरियड दिया हो, फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो 1 बाय टाइम पीरियड करोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी के यूनिट हर्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ना 50 हर्ट्स के अराउंड जो हमारे घर पे अप्लायंसेज आती हैं, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स के अराउंड होती है। तो वो क्या है हर्ट्स, मतलब वो एक सेकंड में 50 बार वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें वेव के रिलेटेड आपको कवर होगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेव इज अ लाइट वेव। देखो जो सूरज से रोशनी आ रही है एक तरह की लाइट वेव है ना, ठीक है, विजिबल लाइट है। अब ये पूछा है कि लाइट वेव जो है वो किस तरह की वेव है, क्या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, नन ऑफ अबव, या बोथ ए एंड बी, या दोनों है, या कोई भी नहीं है इनमें से। तो हमें बताना है कि लाइट वेव कौन सी वेव है। तो देखो याद रखना, लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी वेव है लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव है। सर आप ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वर्ड कब से यूज कर रहे हो, बट बताओ तो सही पहले ये होती क्या है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। देखो ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती हैं जो परपेंडिकुलर होती हैं टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। सर ये क्या मतलब है, देखो ध्यान से सुनो, ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल देखो ये जैसे सपोज करो ये एक वेव है, ठीक है, ये वेव ऊपर जा रही है, ठीक है, ये नीचे जा रही है, ये है ना वेव, देखो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब एक चीज ध्यान से समझो, ये खुद तो ऊपर नीचे जा रहा है, खुद तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, बट ये चल कौन सी तरफ रहा है, इस तरफ चल रहा है। कौन सी तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। देखो ना वेव ऊपर नीचे जा रही है बट चल कौन सी डायरेक्शन में रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, एक्स एक्सिस में चल रही है। तो जब भी क्या हो इसकी डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन ये वाली है, बट वेव कौन सी तरफ मूव कर रही है, वेव मतलब वाइब्रेशन कौन सी तरफ हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, वाइब्रेशन ऊपर नीचे हो रही है और चल आगे वाली तरफ रहा है। तो इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, देखो अगर मैं एंगल बनाना चाहूँ तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वही कह रहा है कि जब भी कोई एक वेव परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब वेव ऊपर नीचे है, वाइब्रेशन ऊपर नीचे है, चल आगे वाली तरफ रहा है, तो दैट इज नोन एज, उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बने, उन वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसी का उल्टा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस तरफ वो प्रोपगेट कर रहा होता है, मतलब जिस तरफ वो मूव कर रहा होता है, वाइब्रेट भी उसी तरफ, मतलब वाइब्रेट भी ऐसे करेगा और मूव भी इसी तरफ करेगा। तो वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, एक्स एक्सिस में हो रही है, और मूव भी एक्स एक्सिस में कर रहा है। ऐसी वेव्स को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिस केस में डायरेक्शन और प्रोपगेशन जो है, प्रोपगेशन और जो वेव की मूवमेंट है वो दोनों में 90 डिग्री का एंगल बने, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो वेव क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में होती है ना, वो ट्रांसवर्स वेव होती है। कौन सी वेव होती है, क्रस्ट ट्रफ, मतलब क्रस्ट ट्रफ मतलब ऊपर हाइट उठेगी वापस नीचे चल जाएगा, फिर हाइट उठेगी फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। बट जा कौन सी तरफ रहा है, आगे, बट उठ ऊपर रहा है और नीचे। जैसे यार पानी में देख लो, पानी में लहरें ऊपर उठती है नीचे उठ जाती हैं, ऊपर उठती है नीचे जाती हैं, बट वो पार्टिकल, बट वो कहाँ पर मूव कर रही होती है, वो तो किनारे की तरफ मूव कर रही होती हैं। लेयर्स ऊपर नीचे जा रही होती हैं बट चल वो आगे रहा होता है, तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए उनको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। बट अगर आपने कोई स्प्रिंग लिया है, अगर आपने कभी स्प्रिंग यूज किया है, स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस करोगे, ठीक है, मैंने क्या किया, स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया, स्प्रिंग पहले कंप्रेस होगा फिर खुल जाएगा। देखो ये काम तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना, मतलब परपेंडिकुलर थोड़ी हो रहा है, 90 डिग्री पे कोई काम नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ही काम हो रहा है। ये होती है एक्स एक्सिस,
ये होती है वाई एक्सिस। स्प्रिंग के केस में क्या कुछ वाई एक्सिस में हो रहा होता है? कुछ नहीं हो रहा होता है, सिर्फ एक्स एक्सिस में ही आप इसको कंप्रेस करोगे, वापस दूर जा रहा होगा। तो जब भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन वाला केस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। आई होप आपको ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव समझ आ गई होंगी। देखो इसलिए मैं कहता हूँ ये एमसीक्यू सेशन नहीं होता, इसके साथ चीज़ों को भी आपको रिवाइज करवाया जाए। अगर नहीं भी समझ आएगा, अभी आगे और क्वेश्चन देखेंगे, ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर इसकी एग्जांपल, लॉन्गिट्यूडनल वेव की सबसे अच्छी एग्जांपल है साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव इज अ गुड एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव क्या मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साउंड वेव। ये साउंड वेव की फॉर्म में चलती है। अब कैसे चलेगी? मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दूसरे रूम में एक पर्सन खड़ा है, वो सुन रहा है। अब मेरे पास वाला जो पार्टिकल होगा, मेरे माउथ के साथ वाला जो पार्टिकल होगा, ध्यान से सुनना, साथ वाला जो पार्टिकल होगा, जैसे डस्ट का ही पार्टिकल, वो क्या करेगा? वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा, वो अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट करेगा और एनर्जी अगले पार्टिकल को दे देगा। वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा और अगले पार्टिकल को चल जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो सिंपल समझ लो। अगर आपने कई बार स्पीकर देखा होगा, एक डीजे आपके घर में फंक्शन है, इससे अच्छे समझ आए, डीजे फंक्शन है, ठीक है। आपके घर शादी है, आपने डीजे लगाया, डीजे जिस तरफ मोड़ के रखोगे उसी तरफ ज्यादा आवाज आती है ना, कि बैक साइड में भी ज्यादा आवाज आती है? नहीं आती। डीजे का फेस जिस तरफ होगा, साइड उसी साइड ज्यादा आवाज आई। क्यों? क्योंकि जिस तरफ वाइब्रेशन होगी उसी तरफ प्रोपगेशन हो रही है। अगर साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव होती ना तो पीछे वाली तरफ भी सेम आपकी जाती, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है, इसलिए स्पीकर में साउंड वेव प्रोड्यूस होते हैं। साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो लाइट वेव होती है, इवन जो धागा, अगर आप धागे को वाइब्रेट करोगे ना, स्ट्रिंग जिसे कहते हैं स्ट्रिंग, वो भी ट्रांसवर्स वेव होती है। स्ट्रिंग की ट्रांसवर्स वेव होती है, ये कुछ याद कर लो, एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्प्रिंग के केस में क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्ट्रिंग के केस में ट्रांसवर्स वेव होती है, रस्सी वाली जो होती है, स्ट्रिंग के केस में ट्रांसवर्स वेव होती है, बट स्प्रिंग के केस में कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ अ रेनबो हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो रेनबो के कौन से कलर में सबसे कम वेवलेंथ होती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, हमें ये बताना है। वायलेट कलर में, ब्लू कलर में, इंडिगो में या रेड? तो कौन सा कलर है रेनबो का जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है, ठीक है। अब देखो रेनबो में कौन से कलर हैं, विबग्योर से याद रखे हुए हमने, VIBGYOR, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की। शॉर्टेस्ट पूछा तो इसका आंसर वायलेट हो जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? वायलेट की, ठीक है। वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी? वायलेट की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की। किसकी होती है? रेड की। रेड की हाई वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा। क्यों? वेवलेंथ मतलब आप एक वेव की लेंथ कितनी है, जितनी ज्यादा लेंथ मतलब उतना दूर जाएगी, इसीलिए रेड कलर दूर से ही दिखता है। डेंजर का साइन जो है वो रेड कलर का क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि वो दूर से दिख जाए, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, आप दूर से देख सकते हो उसको। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेड की और सबसे कम होती है वायलेट की। अब एग्जाम में सिर्फ वायलेट और रेड नहीं पूछेगा, वो बीच में से भी कोई पूछ ले सकता है। तो इस तरफ चलती है, सबसे कम वायलेट की वेवलेंथ है, उससे ज्यादा इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड। इसी का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी। अगर वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और रेड की अगर सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला देख लो, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको लिखते हैं c बाय वेवलेंथ। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला भी याद कर लो, यहां से भी आपको समझ आ गया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डज नॉट नीड एनी मीडियम मटेरियल टू ट्रैवल? इनमें से कौन सी वेव है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए? मीडियम फॉर एग्जांपल पार्टिकल, जैसे मैं बोल रहा हूं ना इस टाइम, तो हवा है, हवा में पार्टिकल्स हैं, तो मीडियम है, एयर इज अ मीडियम। तो इनमें से कौन सी वेव है जिसको मीडियम की जरूरत ही नहीं होती ट्रैवल करने की? मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, जहां पर पार्टिकल नहीं भी है वहां से भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। वो कौन सी वेव है? साउंड वेव, लाइट वेव, वाटर वेव या वेव्स इन अ स्ट्रिंग? देखो जो लाइट वेव्स होती है ना, लाइट वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। लाइट वेव एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। ईएम वेव आपके सिलेबस में शायद नहीं है तो ईएम वेव में नहीं जाएंगे ज़्यादा, बट याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से लाइट वेव को किसी भी मीडियम से की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने। मतलब ये वैक्यूम से, स्पेस से भी, देखो ना यार, स्पेस से, आउटर स्पेस, सन की बात करते हैं, सन
है और ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब सन से आ रही है ना हमारी विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है सन से आ रही है, तो भाई ये तो वैक्यूम है बीच में, यहाँ कौन से पार्टिकल है? पार्टिकल तो हमारे एटमॉस्फेयर में ना, अर्थ के आसपास, यहाँ कौन से? ये तो वैक्यूम है। इसका मतलब सनलाइट यहाँ से यहाँ पहुंची, इसका मतलब ये वैक्यूम से भी आ रही है। वैक्यूम होता है वो जगह जहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, ठीक है, कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है। तो भाई इसका मतलब सनलाइट वैक्यूम को क्रॉस करके आती है, इसका मतलब सनलाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए, मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से जो लाइट वेव है उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। साउंड वेव को होती है भाई जब तक पार्टिकल नहीं होंगे। अगर मैं आप स्पेस में, अच्छा आपने कभी सुना है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए और वो एक मुंह से बोल रहा है और दूसरा सुनाई दे रहा है? नहीं देगा भाई, वैक्यूम है वहां पर पार्टिकल नहीं है। तो पार्टिकल नहीं है तो साउंड ट्रांसफर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है ट्रांसफर। तो साउंड वेव को मटेरियल चाहिए, मीडियम चाहिए कोई ट्रैवल करने के लिए, बट लाइट वेव को कोई नहीं चाहिए होता। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ अ साउंड? तो साउंड की कितनी लाउडनेस है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? इसका मैं आंसर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड। ऑप्शन ए है 1 एंड 2, मतलब फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड। ऑप्शन बी है टाइम पीरियड। ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड। ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो क्या आंसर है इसका? देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओनली 2। मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो डिटरमाइन करता है लाउडनेस, मतलब मैं कितना ऊंचा बोल रहा हूं वो डिपेंड करता है कि जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब कोई वाइब्रेशंस जनरेट होंगी ना, इस वाइब्रेशन की हाइट कितनी है, मतलब इसकी मैक्सिमम जो हाइट है कितनी अटेन कर रहा है, कितना दूर जा रहा है मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल जैसे क्रस्ट टर्फ में ही समझा देता हूं, जैसे क्रस्ट टर्फ में जितना ऊंचा ये जाएगा ना, फॉर एग्जांपल एक ये है, एक वेव ये है, ठीक है। अब इन दोनों में ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है? इसका है कि इसका है? तो ए का है कि बी का है? बी का है, क्योंकि बी मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है। तो जितनी ज्यादा हाइट उतने एम्पलीट्यूड, जितना एम्पलीट्यूड उतनी लाउड आवाज, ठीक है, उतनी आवाज क्या होती है? लाउड होती है। तो मेरी तो एम्पलीट्यूड हाई ही रहता है हमेशा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी। एक और याद रख लो, इंटेंसिटी जो होती है ना कोई चीज की, किसी साउंड की कितनी इंटेंसिटी, वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड में। जितना एम्पलीट्यूड होगा उसका स्केयर कर देंगे तो हमारी इंटेंसिटी निकल जाती है, ठीक है। एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। देखो एक आवाज होती है ना, यहाँ पर आपने 10th में, एक 9th-10th में एक चैप्टर होता था, मुझे याद आ रहा है साउंड वाला, वहां पर बोला गया था लड़कों की आवाज जो होती है उसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है, लड़कों की आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उनकी आवाज में पिच कम होती है, बट लड़कियों की आवाज तीखी होती है। तीखी होने का मतलब यह है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से पिच ज्यादा होती है। पिच होता है तीखापन, शार्पनेस इन साउंड, वो लड़कियों की ज्यादा होती है। बट लड़कों की जो आवाज होती है उनका लॉरेंक्स ही इस तरह से होता है, ठीक है, कि उनका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा होता है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होने की वजह से उनकी आवाज की लाउडनेस ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? लाउडनेस। तो लड़कों की आवाज लाउड ज्यादा होती है और लड़कियों की आवाज की पिच ज्यादा होती है। लड़कियां तीखी बोलती है ना, चिल्लाने वाली जैसे वो हो जाता है, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। बट लड़कियों की आवाज में फ्रीक्वेंसी पिच ज्यादा होती है और लड़कों की आवाज में एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, लाउडनेस ज्यादा होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ह्यूमन ईयर कितनी अच्छे से आवाज सुन सकता है? ऑडिबल रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ऑडिबल रेंज है, इतना ह्यूमन सुन सकता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकता और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा भी नहीं सुन सकता। तो 20 हर्ट्ज से और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में साउंड जो है ऑडिबल है। इससे कम वाली साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड को क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। हम नहीं सुन सकते हैं ये कौन सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अर्थक्वेक आता है ना, तो ये इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या आपको पता चल जाता है अर्थक्वेक आ रहा है? आपको तो तब पता चला झटका लग चुका होता है, उससे पहले इंफ्रासोनिक वेव्स निकलती हैं। बट आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि देखो जानवर बोलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कुत्ते जोर जोर से भौंकना शुरू हो जाते हैं। द रीजन इज दैट कुत्ता जो है इंफ्रासोनिक वेव को डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए उसको पहले ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक वेव्स अर्थक्वेक के साथ एसोसिएटेड है। और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। ये भी हमें सुनाई नहीं देती है, मतलब समझ नहीं आएंगी, फट जाएगा कहाँ। तो अल्ट्रासोनिक वेव ये कौन यूज करते हैं? जैसे अल्ट्रासाउंड जब होता है तब यूज होता है। इवन डॉल्फिन्स, बैट हो गए, ये यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को अपने शिकार को डिटेक्ट करने के लिए या कन्वर्सेशन करने के लिए। डॉल्फिन्स यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी अबव द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड।
ऑलरेडी पढ़ा दिया, जिसकी ऑडिबल रेंज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल रेंज 20 किलो हर्ट्ज तक है, उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या बोला जाता है? सुपरसोनिक, अल्ट्रा, इंफ्रा या हाइपरसोनिक। अभी बताया आपको क्या बोलते हैं हम उनको? अल्ट्रासोनिक वेव। क्या बोलते हैं उनको? अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक तो मैंने बता दिया 20 हर्ट्ज से कम होती है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक है, देखो ये अल्ट्रासोनिक के अंदर ही आती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक है ना, ये डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? स्पीड। अगर ध्यान से सुनो, अगर किसी साउंड की स्पीड, ध्यान से सुनो, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है तो उसको बोला जाता है कि वो कौन सी है? वो होती है सुपरसोनिक। अगर उससे भी ज़्यादा हाइपरसोनिक। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड मतलब माना जाता है कि एयर में अगर कोई इंसान बोल रहा है ना, साउंड की स्पीड एयर में होती है 343 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की बात कर रहा हूँ, स्पीड की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है। कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड एयर में। डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होगी, बट एयर में होती है 343 मीटर पर सेकेंड। अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगी ना, स्पीड साउंड की, उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। और अगर बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होगी, तो सुपरसोनिक से भी ऊपर होगी तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। तो आई होप आपको सुपरसोनिक, हाइपर, देखो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक दोनों अल्ट्रासोनिक वेव्स में ही आती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, बट सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है। अगर स्पीड ऑफ साउंड को अगर हम 343 ले रहे हैं एयर में, अगर उससे ज़्यादा है तो सुपरसोनिक आ जाएगी, अगर उससे भी ज़्यादा है तो हम हाइपरसोनिक। आपने सुना होगा ना यार, हाइपरसोनिक मिसाइल है, दिस दैट। तो ये स्पीड ऑफ साउंड के साथ इसको बेसिकली मैक में कैलकुलेट करते हैं। 1.5 मैक है, कितना है अभी मैं भूल गया हूँ, बट इस तरह से इन चीज़ों को आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच मीडियम साउंड वेव कैन नॉट पास। तो इनमें से कौन सा मीडियम है जहाँ से साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकती? सॉलिड, वैक्यूम, आइडियल गैस या लिक्विड? कितनी बार बता दिया, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव को मटेरियल मीडियम चाहिए फॉर प्रोपगेशन, कुछ चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए भाई। तो अगर इसको आप वैक्यूम में लेके जाओगे तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड वेव जो है वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती, बट लाइट वेव कर सकती है। लाइट वेव को मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहां पर होती है? एयर में, ग्लास में, वैक्यूम में या वाटर में? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे। देखो लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है वैक्यूम में। वैक्यूम में मतलब खाली जगह जहाँ कोई मीडियम ना हो। क्यों? इसका रीज़न है, मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है फॉर प्रोपगेशन। लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपगेट करने के लिए। ठीक है, एयर ना मिलेगी, पार्टिकल नहीं मिलेंगे, तब भी लाइट ट्रैवल होगी। बट अगर सपोज करो, देखो पहले ये खाली वैक्यूम, ध्यान से इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, ये जा रही है लाइट वेव। ठीक है, इस मीडियम में कोई नहीं था, आराम से निकल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मटेरियल ले आता हूँ जिसमें पार्टिकल रख देता हूँ, चाहे वाटर ले आओ, डायमंड ले आओ, कोई भी मटेरियल है। अब इसके अंदर पार्टिकल हैं, जब पार्टिकल हैं तो लाइट को ट्रैवल करने में दिक्कत आती है। तो वैक्यूम में जो है, वैक्यूम में लाइट जो है ईजिली पास हो जाती है, उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। बट अगर कोई मीडियम ले आओगे, चाहे एयर ले आओगे, चाहे ग्लास ले आओगे, चाहे वाटर ले आओगे, तो उसमें उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, देखो डिपेंड करता है मीडियम क्या है। फॉर एग्जाम्पल एयर जो है ना, एयर कोई इतना ज़्यादा नहीं रोकता है, एयर में छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये लाइट को इतना नहीं रोकते हैं, तो एयर से इजीली क्रॉस हो जाती है। बट अगर डायमंड की बात करें, डायमंड से इजीली पास नहीं होती। रीजन इज दैट डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 2.42। ठीक है, सिंपल याद करो यार, जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, इतना याद करो, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अगर किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, उसमें से लाइट की स्पीड कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज़ को डायमंड से क्रॉस करता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 2.42 है, तो इसमें जब वो मूव करेगी लाइट तो उसकी स्पीड कम होगी। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो बहुत कम है, इतना है 1.003, तो इससे जो है इसका कम है, तो इससे इजीली ट्रैवल हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी इसकी। ठीक है, स्पीड ज़्यादा होगी, बट डायमंड में स्पीड कम होगी। ठीक है, इसी तरह ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। ठीक है, तो डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब डायमंड से अगर आप लाइट को ट्रैवल करवाओगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसलिए डायमंड जो है चमकता भी दिखता है। वो आपका टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है आज, तो उसको नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, व्हाट डज वेव ट्रांसमिट फ्रॉम वन? वेव क्या ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, मास या एनर्जी? पहले ही जब लेक्चर स्टार्ट करता तभी बता दिया था कि जो वेव होती है वो जस्ट एनर्जी को ट्रांसफर करती है। मास ट्रांसफर होने का मतलब पार्टिकल ट्रांसफर, पार्टिकल थोड़ी ट्रांसफर होते हैं, पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। सिर्फ ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, सपोज करो अपनी एनर्जी इसको दे देगा, फिर ये इधर वाइब्रेट करेगा, अपनी एनर्जी इसको दे देगा। ठीक है, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जिसकी हेल्प से हमने रिवाइज करना
देखा कि वेव्स क्या है। और अगर आप चाहते हो कि बाकी जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें हमें इम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका धीरे धीरे पास आ रहा है, तो हम करेंगे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डैट आपके लिए मॉक टेस्ट शेड्यूल जो है मैं बहुत जल्दी बताऊंगा, बट आपने मुझे कमेंट पे बताना है कि कितने बच्चे हैं हु आर इन द फेवर ऑफ मॉक टेस्ट, कि आपको बहुत जल्दी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स हम मॉक टेस्ट शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर देंगे विद इन 1 और 2 डेज। आपका रिस्पांस पे डिपेंड करता है, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं पर हम पीडीएफ वगैरह शेयर करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन वहीं प्रोवाइड करते हैं। और प्लेलिस्ट में जरूर जाना, वहाँ पर जेके से भी ऐसे ही फाइनेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और भी डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो, कंप्यूटर, जैसे अभी कंप्यूटर का भी लेक्चर आया है तो और भी आएंगे, तो आप देख सकते हो। ये चीज़ें आपको ऑल इन ऑल वे में प्रिपेयर करवाने की कोशिश की जा रही है। और जो टॉपिक है जहाँ पर आपको डाउट आ रहा है या समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उस पर लेक्चर लाने की जल्दी कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।